नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। अगर हम किसी के भी कत्ल की बात करते हैं और हम उसके लिए पुलिस के पास में जाते हैं कि हमें कातिल को पकड़ना है, तो सबसे पहले जो पुलिस है वो हमारे से कुछ सवाल जवाब करती है। और अगर अगले की मौत हो चुकी है तो जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमसे मांगी जाती है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं होती है तो कई बार जो केस होता है वो रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस भी अब इस केस में कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक बुढ़े पिता ने कैसे एक कातिल का पता लगा लिया, वो भी बिना पुलिस के। तो आज की जो कहानी है वाकई में रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी है। और इस कहानी के सुनने के बाद में आप भी अलर्ट हो जाएंगे, आप भी सतर्क हो जाएंगे कि वाकई में अब तो जैसे हर रिश्ते पे से लोगों का विश्वास ही उठने लग गया है। ये जो कहानी है, अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। और यहीं पर जगाधरी नामक एक शहर लगता है और इसी के अंतर्गत एक सेक्टर 17 लगता है, जहाँ पर एक बंगला है जिसमें कि 4 लोग रहा करते थे। बहुत ही खुशहाल और अरबपति परिवार था। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम योगेश भत्रा था, उनकी पत्नी प्रियंका भत्रा, और उनके 2 बच्चे थे जिसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। योगेश जो थे वो एक बिजनेसमैन थे। इनकी बत्रा प्लाईवुड नाम से एक कंपनी थी जिसमें कि काफ़ी अच्छी इनकम हुआ करती थी। इनका जो बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा चलता था। शहर के जाने माने करोड़पति या कहे कि अरबपति में इनकी गिनती हुआ करती थी। योगेश जो थे वो प्रियंका से शादी इन्होंने लव मैरिज की थी और इनकी शादी को लगभग 17-18 साल बीत चुके थे, जो कि एक छोटा समय नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय हो चुका था। और इनके 2 बच्चे थे जो कि स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। योगेश के परिवार में इनके अलावा इनके माता पिता भी थे जो कि उत्तराखंड में रहा करते थे। और यहाँ पर भी इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और जो माता पिता जहाँ रहा करते थे वहाँ भी इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी। कुल मिलाकर एक खुशहाल फैमिली थी। अब तारीख आती है 28 मई 2016। और अब जो सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर जो योगेश था उसके घर में जो उसकी पत्नी प्रियंका थी और उनकी बेटी ख्वाहिश, कुल मिलाकर 3 लोग रह रहे थे। इनका जो बेटा था वो बाहर पढ़ाई के सिलसिले में रहा करता था। योगेश और जो प्रियंका थे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे और जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर उनकी बेटी ख्वाहिश रहा करती थी। 28 मई की सुबह सुबह जब जो प्रियंका है वो उठती है तो वो अपने पति को भी उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि उनके जो पति है वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उनके शरीर से कोई भी रिएक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ना ही हिल डुल रहे हैं। जब वो उनकी धड़कन चेक करती है, ना उनकी धड़कन चल रही है, ना उनकी सांसें चल रही है। अब जो प्रियंका थी वो तो पूरी तरह से हिलकर रह जाती है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अब वो उनकी सांसें वगैरह जब चेक कर चुकी थी तो वो अपनी बेटी ख्वाहिश को आवाज़ लगाती है और साथ ही अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं उन्हें भी वो चिल्लाकर इकट्ठा करने की कोशिश करती है। कुछ ही समय में वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके थे और जो लोग थे वो पूछते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या था। तो वो कहती है कि इन्हें रात को बस पसीना आया था, हल्की सी घबराहट हुई थी और घबराहट होने के कुछ ही समय के बाद में ये वापस से खुद ही ठीक हो गए थे और फिर ये सो भी गए थे। लगता है इन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया है और इसी दौरान इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने योगेश को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद लोग योगेश के शव को वापस घर ले आते हैं। प्रियंका के जो पिता थे वो भी एक डॉक्टर थे। बेटी ने जब उनको पिछली सारी रात के बारे में बताया तो वो भी यही सोचते हैं कि योगेश को साइलेंट अटैक आया था। बाकी के सब लोगों ने भी इस बात पर विश्वास कर लिया था कि इसे साइलेंट अटैक ही आया होगा। बहू ने अपने ससुराल में कॉल करके सबको इस दुखद घटना के बारे में जानकारी दे दी थी। ससुराल के जो लोग थे वो भी वहाँ पहुँच चुके थे, जिसमें योगेश के माता पिता भी थे जो कि यमुनानगर पहुँच चुके थे। शाम होते होते घर में सभी लोगों का रोना पीटना शुरू हो चुका था और साथ ही
यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि किसी ने भी योगेश की मौत के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया। सबने जो बहू ने हार्ट अटैक का नाम लिया तो सबने इस बात पर विश्वास कर लिया, जो कि एक बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली हुआ करती थी। जो योगेश के पिताजी थे, माताजी थी, सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, काफ़ी अच्छी फैमिली से थे। इधर जो प्रियंका के माता पिता थे वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, जो कि खुद डॉक्टर थे। लेकिन किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और साथ ही योगेश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। अब जो योगेश था उसका अंतिम संस्कार 29 मई को पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। माता पिता अब जो थे योगेश के, उन्हें लगा कि अब घर में जो बहू है वो अकेली पड़ चुकी है, तो अब इन्हें वापस से उत्तराखंड नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन्हें तो अपनी बहू प्रियंका के पास में यहीं पर रुक जाना चाहिए। और वो अब ऐसा ही करते हैं। वो प्रियंका के साथ में समय बिताने लग जाते हैं। हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं। अब लगभग दो ढाई महीने हुए थे। जो योगेश के पिताजी थे वो अपने घर वालों से कहते हैं कि मुझे अजीब तरह के सपने आते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो बेटा है वो मुझसे मदद की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि पापा, मुझे कुछ गुंडों ने मारा है, मुझे आप बचा लीजिए, पापा मुझे इंसाफ दिलाइए। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने पत्नी से भी किया, बाकी परिवार के लोगों से भी किया, लेकिन सभी ने एक ही चीज़ कही कि आपके ऊपर जवान बेटे की मौत का सदमा लगा है, इसीलिए आपको ऐसे अजीब तरीके के सपने आते हैं। योगेश के पिता भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे कि वाकई में बेटे की जो मौत है वो हार्ट अटैक से ही हुई है। माँ इन सारे सपनों के बारे में जब अपनी बीवी से बताया करते थे तो बीवी भी कहा करती थी कि मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। अब जो दोनों पति पत्नी थे वो इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि आखिर में कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि जो उनकी बहू है उसका जो व्यवहार है वो बदलने लग गया है। अब उनकी जो बहू है वो तो जैसे योगेश को पूरी तरह से भुला चुकी है। अब उसने जिम जाना भी शुरू कर दिया है। वापस से वो अपनी दैनिक दिनचर्या पर पूरी तरह से लौट चुकी है। कई बार तो उसके कमरे से हंसने की आवाज़ें भी उन्हें सुनाई देती थी, जो कि उनके कलेजे को चीर के रख देती थी। अब जो उस योगेश के पिताजी थे वो पूरा जून का महीना बीत जाता है। अब योगेश के पिताजी और माताजी आपस में सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद में ही वो जो जगाधारी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर सारी बात बताते हैं। और वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे बेटे को हार्ट अटैक नहीं आया है। अब जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, तो वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है। तो जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं जब आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है। और वो कहते हैं कि शायद आपको अपने बेटे की मौत का सदमा लगा है, आप घर जाइए, कुछ वक्त के लिए रेस्ट कीजिए, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब जो योगेश के पिताजी थे अक्सर थाने की चक्कर काटते रहे, लेकिन मामला वैसे के वैसा ही ठंडा पड़ा रहा। धीरे धीरे पिता को इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि जो पुलिस वाले हैं वो उनकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। अगर उन्हें अपने बेटे को इंसाफ दिलाना है या उन्हें अपने मन का जो वहम है उनके अंदर उसे दूर करना है, तो अब जो पुलिस वाले हैं उनसे तो हमें दूर ही रहना होगा, क्योंकि वो तो अब हमारी मदद करने वाले नहीं हैं। और जो उसके पिताजी थे वो बेचारे बुजुर्ग थे, वो खुद कर भी क्या सकते थे। पैसे की वैसे उनके पास कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने जो डिटेक्टिव होते हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, वो उन लोगों से संपर्क करते हैं और वो एक ऐसी ही एजेंसी को खोज निकालते हैं जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव का काम किया करती थी। और वो उन लोगों को सारी बात बताते हैं, उन्हें कुछ पैसे एडवांस में दिए जाते हैं और उन्हें सारी चीज़ें बता दी जाती है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि उनकी जो बहू है उससे इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि उनके साथ उसके जो ससुर जी है वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। तो जो डिटेक्टिव थे उन्होंने इस चीज़ की हाँ भरी और अब इन सारी चीज़ों की जो जांच पड़ताल थी उसको करना शुरू कर देते हैं। अब जो उनके कॉलेज के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो योगेश और प्रियंका थे उनकी मुलाकात योगेश भट्रा जो कॉलेज में पढ़ा करते थे तभी इन दोनों की मुलाकात होती है।
जो प्रियंका थी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी मिस खालसा रह चुकी थी, साथ ही वो मिस दिल्ली भी रह चुकी थी। कॉलेज के बाद में जो घर वाले हैं वो उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी देते हैं और योगेश और प्रियंका की शादी करा दी जाती है। समय के साथ उनके 2 बच्चे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। डिटेक्टिव को माता पिता ने एक और डाउट के बारे में बताया कि बेटी की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद में जो प्रियंका थी वो तो जैसे तो पूरी तरह से उसे भूल चुकी है, उसके मन में कोई दुख नहीं है और उसने बेटे का जो बिजनेस है उसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल लिया है और वो अपनी दैनिक लाइफ में पूरी तरह से लौट चुकी है और उसने अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए देहरादून भेज दिया है। अब जो देहरादून है वहाँ पर उसके बच्चे पढ़ रहे थे। माता पिता बहू के साथ में रह रहे थे, जो कि बहू बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सास ससुर उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी वो उन्हें डायरेक्टली मना नहीं कर सकती थी। लेकिन जो बहू का व्यवहार था वो सास ससुर के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था और जो अपने पति का पूरा बिजनेस था उसको भी प्रियंका ने अपने नाम में कर लिया था। सब कुछ अब जो था उसके माता पिता को बड़ा अजीब लग रहा था और अब उसके माता पिता को पूरी तरह से ये लगने लग गया था कि सारी जो चीज़ें हैं हो ना हो उनकी बहू ने ही की है। अब जो डिटेक्टिव थे वो इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल में लग चुके थे कि एक बीवी जो कुछ ही समय पहले विधवा हुई है वो वापस से अपनी ज़िंदगी में लौट तो सकती है, क्योंकि ये तो एक मजबूरी होती है, लेकिन इतनी खुशी के साथ कैसे वो अपनी लाइफ में लौट सकती है? कैसे वो इतनी जल्दी 2 महीने में जिम जा सकती है? कैसे वो सज सकती है, संवर सकती है? कैसे वो पार्टी कर सकती है? ये सारी चीज़ें जो थी वो डिटेक्टिव जो थे उन्हें भी बड़ी अजीब लग रही थी। अब जो डिटेक्टिव थे वो एक डिटेक्टिव जहाँ पर वो जिम जाया करती थी वहाँ पर भी जिम जाने लग गया। कुछ जो डिटेक्टिव थे वो उसका पीछा किया करते थे और बाकी की जो भी डिटेक्टिव इन सारे कामों में लगे हुए थे वो प्रियंका के इर्द गिर्द ही रहा करते थे। अब जो प्रियंका थी उन वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अनजान थी और जुलाई के महीने में जो प्रियंका थी वो अपनी बेटी ख्वाहिश के साथ चंडीगढ़ जाती है और वहीं पर जो डिटेक्टिव थे वो भी उसका पीछा करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रियंका थी वो खूब पार्टी करती है, बहुत खुश नजर आ रही थी और दोनों माँ बेटी के साथ एक शख्स और भी नजर आ रहा था और इस शख्स के बारे में जो डिटेक्टिव थे अब जानना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी जो नज़दीकी थी वो डिटेक्टिव को कुछ ज़्यादा ही खल रही थी, क्योंकि ये जो शख्स था वो प्रियंका के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहा था। अब जो इनकी फ़ोटो क्लिक की जाती है, फ़ोटो क्लिक करने के बाद में जो डिटेक्टिव थे बाद में इस फ़ोटो को जो उसके सास ससुर थे उसे भेजा जाता है। तो पता चलता है कि जो सास ससुर थे वो बताते हैं कि ये तो रोहित है, जिस जिम में प्रियंका जिम जाती है उस जिम का ये ट्रेनर है और यहाँ पर भी ये बहुत बार घर आ चुका है और कुछ ही समय पहले जो प्रियंका है उसने इसी रोहित को 37 लाख की एक कार भी गिफ्ट में की थी, जो कि डिटेक्टिव को भी बहुत ज़्यादा खलता है कि कोई भी लड़की किसी को ऐसे ही तो 37 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट में नहीं देगी। अब जो डिटेक्टिव थे उनके लिए काम थोड़ा सा आसान हो चुका था। वो समझ चुके थे कि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं तो ये जो रोहित है और प्रियंका है इन दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं सही जरूर से नाजायज है। अब कुछ जो फोटोज़ थे उसे डिटेक्टिव इकट्ठा करते हैं। सारी जितनी जानकारी उन्होंने जुटाई थी वो सारी जानकारी अब वो प्रियंका के ससुर को दे देते हैं और प्रियंका के ससुर इस सारी जानकारी को 14 सितंबर 2016 को पुलिस के पास लेकर जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं, जहां पर इसमें प्रियंका और रोहित को सस्पेक्ट माना जाता है। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि अब पुलिस के पास में भी कुछ सबूत हाथ लग चुके थे। यहाँ पर 12 अक्टूबर तक पुलिस ने दोनों को क्लीन चिट दी। इस चीज़ से माता पिता को धक्का सा लगता है। पिता ने जो भी डिटेक्टिव एजेंसी हायर की थी वह लोग बहुत ही तेज तर्रार थे, खासे अच्छे नेटवर्क वाले लोग थे और उन्होंने इस काम में बहुत ही ज़्यादा मदद भी की थी और उन्होंने सेटिंग करके प्रियंका और रोहित की जो कॉल डिटेल्स वगैरह थी, लोकेशन वगैरह थी, सब कुछ तो निकाल के रख दी थी। और अब उन्होंने 27 और 28 मई के बीच करीब 40 बार प्रियंका ने और रोहित ने आपस में बात की थी और रात में भी उन्होंने काफ़ी बार एक दूसरे से बात की थी, जो कि 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में थी।
और उसी समय जो रोहित की लोकेशन थी वो भी प्रियंका के बंगले के आसपास ही आ रही थी जिस रात रोहित को हार्ट अटैक आया था, या कहे कि उससे हार्ट अटैक ज़बरदस्ती लाया गया था। अब इधर जो प्रियंका है वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड रोहित को फ़ोन कर रही थी और उसकी जो लोकेशन है वो भी उसके घर के आसपास में आ रही थी। अब ये जो सारी चीज़ें थी, वो जो रोहित प्रियंका के ससुर जी थे वो हरियाणा डीजीपी के पास ये सारी चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं और अब वो इंसाफ की मांग करने लग जाते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी थे वो भी जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वो भी पुलिस वालों को फटकार लगाते हैं कि बुढ़ापे में एक बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतनी बार किसी के ऑफिस के चक्कर काट रहा है, उसे डिटेक्टिव को हायर करने की ज़रूरत पड़ गई। अगर तुम लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज ये 70 साल का बुजुर्ग आदमी इतना परेशान नहीं होता। अब जो लोकल पुलिस है वो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। उनके पास अब कॉल डिटेल आ चुकी थी, लोकेशन भी आ चुकी थी, दोनों की फ़ोटोज भी थी, सब कुछ तो उनके पास साफ था। अब यहाँ पर जो रोहित और ये प्रियंका है, इन्होंने एक गलती और की थी कि इन्होंने अपने फ़ोन से बात नहीं की थी, यानी कि फ़ोन तो खुद का था लेकिन उन्होंने सिम अपने फ़ोन में उस समय फर्जी डाली थी ताकि उसमें ट्रेस ना हो पाए। लेकिन ये भूल गए थे कि फ़ोन के ईएमआई नंबर से भी फ़ोन को ट्रेस किया जा सकता है, उससे भी जो नंबर है उसका नंबर जाना जा सकता है, या कहाँ पर कितनी बार कॉल हुआ है ये भी जाना जा सकता है। और इन्हीं सारी चीज़ों से पुलिस निकाल चुकी थी कि इन्होंने उसी अपने अपने फ़ोन में फर्जी सिम डाली थी और फिर दूसरे नंबर पर इन्होंने बात भी की थी। और जो रोहित है उसकी लोकेशन भी वहीं पर थी। हर एक चीज़ की अब पुलिस के पास में डिटेल आ चुकी थी और जो पुलिस थी अब इन दोनों को पूछताछ के लिए भी बुला ही लेती है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि इन सारी चीज़ों के बीच में जो प्रियंका की बेटी ख्वाहिश है उससे भी रात को एक बार बात हुई है। जो लड़की उसी घर में फर्स्ट फ्लोर पर रहा करती थी, आखिर में उस लड़की को रात को अपनी माँ को फ़ोन करने की कहाँ से ज़रूरत पड़ गई, यानी कि वो भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब जो पुलिस थी 21 मार्च 2017 को जो रोहित है इसे अरेस्ट करती है और इसे सख्ती से पूछताछ करती है। थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी के बाद में ही जो रोहित था वो तो सच उगलना शुरू कर देता है और वो कहता है कि योगेश का कत्ल उन्होंने ही किया है और उसमें प्रियंका भी शामिल थी। अब 22 मार्च को प्रियंका को भी यमुनानगर से उठा लिया जाता है। इसके बाद योगेश की मौत के पीछे की असली कहानी सामने आती है। 2015 की बात से इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत होती है। 2015 में जो प्रियंका थी उसका वजन थोड़ा बहुत बढ़ने लग गया था, यह कहे कि वो मोटी होने लग गई थी और उसने सोचा कि क्यों ना जिम ज्वाइन कर ली जाए। और अब वो जिम ज्वाइन करती है और जो उसका जिम ट्रेनर था या जो जिम इंस्ट्रक्टर था वो था रोहित, जो कि उसे जिम में ट्रेनिंग दिया करता था। और उसे जिम में ट्रेनिंग देते देते ही जो प्रियंका है वो रोहित की तरफ आकर्षित होने लग जाती है। अब जो रोहित था वो भी भाग चुका था कि जो प्रियंका है काफ़ी अच्छे पैसे वाले घर की लड़की है। रोहित दिखने में काफ़ी हैंडसम था और प्रियंका पैसे से काफ़ी अमीर थी। अब दोनों में जो अफेयर था वो शुरू हो चुका था। दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें थी। प्रियंका को रोहित से प्यार चाहिए था और रोहित को प्रियंका से पैसे चाहिए थे। वो उससे अच्छे खासे पैसे ऐंठने लग गया और अपनी जो उधारी थी उसे चुकाने लग गया था। जनवरी 2016 के आसपास योगेश को पत्नी की काली करतूतें पता चल जाती है और एक दिन जो योगेश था वो अपनी पत्नी को अनैतिक अवस्था में रोहित के साथ पकड़ लेता है और वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। रोहित और प्रियंका उसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो इस रिश्ते को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करते हैं। जो योगेश था उसे अब फिर से इस रिश्ते की भनक लग जाती है। दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लग जाता है और अब की बात जो प्रियंका थी वो रोहित से कहती है कि कब तक हम इसे झेलते रहेंगे, क्यों ना इसे मारकर इसका काम ही तमाम कर दिया जाए। अगर प्रियंका चाहती तो वो रोहित को योगेश को तलाक दे सकती थी, लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसने तो रास्ता चुना उसे मारने का, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी भी तो चाहिए थी।
वो चाहती थी कि वो रोहित से शादी कर लेगी और योगेश को रास्ते से हटाकर वो खुद अब अरबपति बन जाएगी और अपनी ज़िंदगी आराम से जिएगी। और अब इसीलिए उसने रोहित को भी इस चीज़ के लिए राजी कर लिया। जो रोहित था वो अपने 2 ओल्ड दोस्तों को इन सारी चीज़ों के लिए हायर करता है, जिसमें एक का नाम सोनू था जो कि एक हॉस्पिटल में हेल्पर का काम किया करता था। दूसरा सतीश था जो कि रोहित के कुछ पैसे उसने उधार लिए थे। उसे लग रहा था कि वो रोहित के पैसे इस तरह से चुका देगा, यानी कि मारने के बाद में उसे पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। ये दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे। रोहित और प्रियंका ने मिलकर सोनू और सतीश को 10 लाख रुपए में सुपारी दे दी और उन्होंने प्लान बनाया कि वो उन दोनों को रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। साथ ही जो लड़का रोहित था वो हॉस्पिटल में काम किया करता था, वो वहीं से नींद का इंजेक्शन लेकर आएगा और नींद का इंजेक्शन वो योगेश को लगा देगा। उसके बाद में उसका गला दबाकर आसानी से उसे मार दिया जाएगा और फिर उसे नहर में फेंक दिया जाएगा। और अब इसके लिए 27 मई की रात को चुना गया। इस दिन फर्जी सिम फ़ोन में लगाकर रोहित और प्रियंका ने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की, प्लान डिस्कशन किया कि कैसे क्या करना है। रात में 10 बजे के आसपास प्रियंका इनोवा गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुंचती है। सोनू और सतीश को वहां से पिक किया जाता है। रोहित भी उनके साथ में आता है और जो प्रियंका थी उसकी बेटी ख्वाहिश जो कि 16 साल की थी, वो भी इन सारी चीज़ों में अपनी माँ के साथ में ही रेलवे स्टेशन जाती है, वहाँ से साथ में ही वापस से घर आती है। और जो प्रियंका थी वो उन तीनों से कहती है कि रात को थोड़ा अंधेरा होने के बाद में आना, मैं घर में जो पीछे का दरवाज़ा है उसे खुला रखूँगी। और ऐसे ही होता है। अब जो बेटी थी वो उनकी निगरानी रखती है कि कोई देख ना ले या कोई मकान में आ नहीं जाए। वो तीनों अंदर जाते हैं और इधर जो उसको रात को 11 बजे के आसपास जब योगेश सोने चला जाता है, उसके कुछ ही समय के बाद में जब उसे नींद आ जाती है तो वो तीनों लोग आते हैं और फिर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी बीच में जो योगेश था उसकी नींद खुल जाती है और इसी हाथापाई में जो इंजेक्शन था वो टूट जाता है। दूसरा इंजेक्शन भी लेकर आए थे, वो 2 इंजेक्शन लाए थे, दूसरा इंजेक्शन भी इसी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ पर उन्हें लगा कि अब तीसरा इंजेक्शन लाने का तो उनके पास टाइम नहीं है, तो अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो प्रियंका है वो कहती है कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि इसे सारी चीज़ों का पता चल चुका है। तो उसका गला दबाया जाता है, उसके मुंह को जो तकिया था उसे दबाकर उसका दम घोटने की कोशिश की जाती है। और इसी बीच में जो योगेश था उसकी मौत हो जाती है, जो कि दम घुटने की वजह से हुई थी। अब वो तीनों कहते हैं कि अब इसकी लाश का क्या किया जाए। तो अब इसकी लाश को प्रियंका कहती है कि इसकी लाश को यहीं पर छोड़ दिया जाए। मैं सब लोगों को कह दूंगी कि साइलेंट अटैक आया है। इसकी जो माता पिता है वो बुढ़े हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं और लोगों के सामने मैं इतना रोंगी धोंगी नाटक करूंगी कि सबको यही लगेगा कि इसको वाकई में हार्ट अटैक आया है। बाद में हम अपनी जो लाइफ है उसे अच्छी तरह से जीना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर उसे हॉस्पिटल तो लेकर जाया जाता है, लेकिन वहीं पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर रोहित काम करता था। वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जाता और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सारी जो चीज़ें थी वो पुलिस के सामने खुल चुकी थी। 24 मार्च 2017 को सुपारी के दोनों कातिल सोनू और सतीश को पकड़ लिया जाता है। प्रियंका और रोहित को तो पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। अब जो योगेश के पिता थे उन्होंने अपनी पोती के खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दर्ज की थी कि इसने भी कत्ल में अपनी मां का साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट में है इस चीज़ को कोई भी ढंग से साबित नहीं कर पाता है। तो जो बेटी थी उसे कुछ ही समय के बाद में छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर जो रोहित और प्रियंका थे उन्हें इन सारी चीज़ों के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि कुछ समय के बाद में उन्हें बेल मिल जाती है। ये जो सोनू था वो भी जमानत पर बाहर आ जाता है और करीब 25 लोगों ने इस केस में गवाही दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग सामने आते हैं। और यहाँ पर जो ये प्रियंका और रोहित थे इन्हें तो उम्र कैद की सज़ा पुलिस सुना ही चुकी थी और साथ ही इन्हें जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। और जो प्रियंका के परिजन थे वो पुलिस वालों को कुछ रिश्वत भी देते हैं ताकि उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन रिश्वत देते हुए जो उसके पिताजी माताजी थे वो मीडिया के कैमरे में कैद हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए हालांकि उन्होंने नकारा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया,
लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ था उसे तो कोई झुटला भी नहीं सकता है। और ये जो केस है काफ़ी लंबे समय तक ये कोर्ट में चला था, हाई कोर्ट में चल रहा है, और अभी भी वो लोग इस केस में यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन अभी जो ये केस है वो कोर्ट में ही है और ये दोनों जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इस केस के बारे में आप लोगों को क्या राय है? आप लोगों को इस केस के बारे में क्या कहना है? इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी